अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाक सरजमीन पार्टी सड़कों पर आ गई है। कराची के हुकूक के लिए, शहरी इलाकों में काम के लिए उन्होंने फैसला किया है कि वो एहतजाज करेंगे। अब ये एहतजाज धरना होगा या कुछ और, ये तो हम मुस्तफ़ा कमाल से पूछेंगे, जो इस वक्त भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज में ही बैठे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ उनकी 9 साल की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया और उन्हें कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तासुब कर रही है शहरी इलाकों के साथ और उर्दू बोलने वालों के साथ। इससे पहले जमात इस्लामी ने कराची के अवाम पर बिजली की इजाफी बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया था और अब पाक सरजमीन पार्टी ने जल्द से रैलियां, अवामी राब्ता मुहिम, जनरल वर्कर्स इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद पहली एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। मगर सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या मुस्तफ़ा कमाल इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ काम करे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो डेवलपमेंट करे जिसका बार बार उन पर तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी तनकीद अगर पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा पर करे तो फ़ौरन तनकीद खुद पीपल्स पार्टी पर शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि उस तनकीद की बात की जाए जो पीपल्स पार्टी किसी और पर कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नेंस है उसका जितना हाल बुरा है वो पीपल्स पार्टी के अपने रिवाइवल के लिए मसला बन गया है। मुस्तफ़ा कमाल जो माजी में कराची के तरक्याती कामों में अहम किरदार अदा करते रहे हैं, आज उन्होंने बतौर पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह शहर के मसाइल और उन पर सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो पर अपनी पार्टी के साथ प्रेस क्लब पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब तक मसाइल हल नहीं होंगे एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आज से हम अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये एहतजाजी तहरीक चंद दिनों की नहीं है, चंद घंटों की नहीं है, हफ्तों की नहीं है, ये हमारी जिंदगियों की आखिरी सांसों तक है। हमारी दोस्ती लोगों के मसाइल के हल के ऊपर होगी, हमारी दुश्मनी लोगों के मसाइल के हल ना करने के ऊपर होगी। नहीं चलने देंगे ये हुकूमत, नहीं लोगों के हुकूक को गस्ब करने देंगे, नहीं चलने देंगे हुकूमत। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में पानी की कमी का मसला हल करने, शहर का कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने समेत कई मुतालबात भी किए। K4 फेज 2 2260 मिलियन गैलन पानी कि एक K4 फेज 2 का आगाज किया जाए। फिल फॉर जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने का मंसूबा शुरू किया जाए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में दोबारा अपनी असल हालत में बहाल किया जाए। सिंध में हुकूमत करने वालों, इसको वापस कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करो और इसको सिटी गवर्नमेंट को वापस दो। मेयर को ये डिपार्टमेंट वापस करो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वापस करो। लोगों के मसाइल हल करोगे तुम्हें अपने सरों पे बिठाएंगे, लोगों के मसाइल हल नहीं करोगे तुम्हारी सियासत को दफन कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब ही मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब आप प्रोटेस्ट में चले गए हैं, सबसे पहले बताइएगा क्या लाया अमल है? आपने कहा कि जब तक मसाइल हल नहीं होते हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आप इस वक्त भी एहतजाज में ही मौजूद हैं, ये क्या जारी रहेगा? अब ये क्या धरना है, क्या है ये? भाई हम बैठे हैं, रोडों पे बैठे हैं, आप इसको जो भी नाम दो, शाहज़ेब भाई, और ये हमारी आखिरी सांसों तक जारी रहेगा। ये शेप नहीं होगा तो कोई और शेप होगा। अब हमारी तमाम पॉलिटिक्स का जो दारोमदार है, हमारी तमाम इसके ऊपर अगली स्ट्रेटजी है। हमने कोई और काम नहीं करना, हमने यही इसके मोड चेंज होते रहेंगे, इसका तरीक़ेकार चेंज होता रहेगा। लोगों के बुनियादी हुकूक मसाइल अगर हल नहीं होते तो उसकी फेजेस चेंज होती रहेंगी, उसकी शक्लें चेंज होती रहेंगी, एजेंडा चेंज नहीं होगा, इश्यूज चेंज नहीं होंगे टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। और या तो फिर लोगों के मसाइल हल होंगे या फिर हम अपनी जिंदगियां देंगे इसके पीछे। मगर जाहिर है जब आप एक एफर्ट कर रहे हैं तो आप उसका आउटकम भी चाहेंगे, मगर वो आउटकम आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि अदालतों में जजेस ने बहुत ही एडवर्स ओपिनियन दे दिए, रिमार्क्स दे चुकी है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले से, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे दूसरे मामलात हो, चाहे डेवलपमेंट का मसला हो। दूसरी सियासी जमातें तनकीद कर करके थक गई, मीडिया पर एक्सपोज हो के थक गया कि जी कराची का क्या हाल है। जब जरदारी साहब तनकीद करते हैं पंजाब में जाके तो उल्टा सिंध की बातें होने लगती है, उन्हें ताने पड़ते हैं। जब नहीं मानी और पीपल्स पार्टी के कान पर जूं नहीं रहेंगी तो आप क्या ऐसा कर लेंगे कि आप ये काम करा लेंगे? लोग, अवाम क्रेडिबिलिटी के साथ जाएंगे। लोगों को हमारा माजी पता है, हमारा हाल पता है। मेरे शादी हॉल नहीं है यहाँ टूट रहे, मेरे पास पेट्रोल पंप नहीं है। मैंने शहर की खिदमत की है दिन और रात खड़े होकर। लोग जानते हैं, लोग जब सो रहे होते थे शहर में, आज इस शहर में जो कुछ भी
जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, अल्लाह ने काम मुझसे करवाया है, मुझसे मेरे दौर में करवाया सारा काम। तो लोगों को हमारी क्रेडिबिलिटी का पता है, लोगों ने हमें चोरी करते हुए नहीं देखा। हमने 300 अरब रुपए खर्च किए, उसमें से 3 रुपए भी नहीं उठाए। ये क्रेडिबिलिटी है। दूसरे लोगों में और हम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं रहे भाई, हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहे हमेशा। और आज जो दूसरे लोग हैं, ये हम में ये फर्क है कि वो तो आज भी है ना इख्तिदार में, आज भी वो MNMPs हैं, इख्तिदार का हिस्सा रहे हैं, सारी चीजें। इसलिए उनकी बातों में उनके साथ जो बैगेजेस हैं इतने सारे, मतलब लोग तो समझे, लोग तो समझेंगे ना, गवर्नमेंट कोई कान नहीं धरने वाली। लोग तो समझेंगे जाहिर है, क्योंकि कराची में ये मसाइल हैं जिनको आप बयान कर रहे हैं, ये तो बात दुरुस्त है। मगर लोगों के समझने से ज्यादा लाजमी है कि पीपल्स पार्टी पर दबाव पड़े। ऐसा क्या आप तरीकाकार अपनाएंगे कि पीपल्स पार्टी वाकई कहेगी, आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं चलने देंगे, कैसे नहीं चलने देंगे, कि पीपल्स पार्टी पर दबाव पड़े और वो डिलीवर करे और मामला ठीक करे? देखिए शाहज़ैब, आवाम जो है ना, अब खामोशी से अब अपने बच्चों को दफन नहीं करेंगे। अगर मुझे पीने का पानी नहीं दोगे तो मैं आपकी मैं अब ये आम आदमी के ब्याह पे बात करूँ, या आम आपकी ज़ुबान में बात मत करूँ, आम आदमी की ज़ुबान में, वो अगर आप तुम्हें पीने का पानी नहीं दे रहे हो तो भाई वो आपकी सुकून को छीनेगा वो। अब उसके कोई भी मोड हो सकते हैं, मुस्तफ़ा कमाल रहे या ना रहे। मुस्तफ़ा कमाल तो आपको एक चैनलाइज करके एक रास्ता बता रहा है। हमने प्रेस क्लब की जगह चूज़ की है कि मैंने कोई सड़क बंद नहीं की, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं रोकी, मैंने किसी को कोई परेशानी दी। इस आवाम की आवाज़ को जो है वो बहुत समझें, थोड़ी आवाज़ को बहुत समझें। और अब ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। तो लोगों की, आपका जो सवाल है कि कैसे करेंगे, लोगों के को साथ जोड़कर, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ जोड़कर, और इस ना ख़त्म होने वाले सिलसिले को जारी रखते हुए इंशाअल्लाह ताला। माजी में जो हुकूमतों को ना चलने, बर्बाद हो गए, अगर नहीं सुनेंगे तो तबाह बर्बाद होंगे। माजी में जो हुकूमतों को ना चलने देने का तरीका है वो तो यही है जो कि आपकी साबका पार्टी अपनाया करती थी। अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पर 3-3 दिन की हड़तालें, पहिया जाम हड़तालें, टायर जल रहे हैं, मामला हो रहा है, फायरिंग हो रही है। तो आप क्या फिर आवाम को लेके क्या शहर बंद करेंगे? हुकूमत ना चलने का तो यही तरीका है, और आवाम तो इससे बेदार है कराची के, और क्या तरीका है? मैं फायरिंग तो नहीं करूंगा, मेरे पास बंदूक नहीं है, ना मेरे पास फायरिंग करने वाले लोग हैं। मैं हर वो जमहूरी तरीका अपनाऊंगा जो कि जमहूरी अदवार में अपनाए जाते हैं। मैं आवाम के साथ लेकर उनकी आवाज़ को उस कानों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा जिन्होंने जो है वो अपने कानों को के पर्दे बंद कर रखे हैं, अपनी आंखों को बंद कर रखा है, नहीं इग्नोर कर सकेंगे। जो चीज़ लैक करती थी शहर में, क्रेडिबिलिटी लैक करती थी। जिन लोगों का आप हवाला दे रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, वो तो उनके साथ तो बैगेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, वो तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं सारी चीज़ों में। वो तो सूट करते हैं पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को। उनके रहते भर में तो ये सब कुछ हुआ है सारा। अब अभी कोई भी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अपनी पोजीशनें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो, मेरे पास MP MNA मिनिस्टर नहीं है, मेरे पास सेनेटर नहीं है, मेरे पास मेयर नहीं है, मेरे पास तो अपनी ये जान है जिसको लेकर मैं रोड पर बैठ गया हूँ। अपने आप को वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, MP MNA बनाने के लिए नहीं, कराची के हर घर की प्रॉब्लम की बात की है मैंने और उसका सोल्यूशन दिया है। अगर ये हुकूमत पीने के पानी की लाइनें नहीं डाल सकती, अगर ये अपनी अकरबा परवरी नहीं ख़त्म कर सकती, इस शहर को कमर्शलाइजेशन करके बेचा जा रहा है, हवा बेची जा रही है, अरबों रुपए कमाए जा रहे, ये तो कचरा उठा लोगे, पानी की लाइनें डाल लोगे आप। हमारी 70 नस्लें भी इस कराची को ठीक नहीं कर सकती अगर इसको नहीं रोका गया। KBC और मास्टर प्लान को एक कर दिया आपने। ये इसी तरीके से है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, मैं पाक सरजमीन पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर में ले लूँ, कल को मैं जो भी मामला चाहूँ मैं कहूँ इलेक्शन कमीशन मेरे अंडर में है। इलेक्शन कमीशन तो एक जो है वो एक रूल्स बनाने वाला, प्रोवाइड करने वाला इदारा होता है। इसी तरह पाकिस्तान, ये कराची में जो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, कराची के मास्टर प्लान को जो है वो इस्टेब्लिश करता है, इदारों को बताता है कि उसने क्या काम करने हैं। इन्होंने मास्टर प्लान को ही अपने पास ले लिया है, KBC को, जो कि वॉच डॉग होता है, उसको उन्होंने अपने पास ले लिया। शहर को बेच रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे शहर को इस तरह। डेडलाइन क्या है आपकी? क्योंकि आज आपने जब दोपहर से प्रोटेस्ट किया तो पीपल्स पार्टी के अभी तक तो कान पे कोई नहीं जुड़ेगी कि उन्होंने कहा नहीं मुस्तफा कमाल साहब आए, आपसे बात करते हैं, ऐसे ना करें, अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आपकी डेडलाइन क्या है ये काम कराने की? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं ये बात करने वाली, और हमें कोई डेडलाइन नहीं है। मेरी सांसें डेडलाइन है, मेरी सांसें डेडलाइन है। या तो लोगों के काम होंगे या मेरी जान जाएगी। अब मेरी जितनी ज़िंदगी, मेरी पार्टी का कोई और मंशूर नहीं है।
पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हुकूक उनके दहलीज तक पहुंचाना, ये मेरी पार्टी का मंशूर है। जब तक हमारी पार्टी है, हम जिंदा हैं, यही बात ही। उसके मोड चेंज होते रहेंगे, जरूरी मैं इस जगह की डेडलाइन नहीं दे रहा हूं, इसके मोड चेंज होते रहेंगे। लेकिन अगर हुकूमत समझती है कि 4 दिनों के बाद उनके कानों में आवाज नहीं आएगी, ज्यादा जोर से आवाज आएगी। ये और साहब मुझे साथ में बताइएगा, जाहिर है आपका अपना एक मौक़िफ़ है एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, मगर कल उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि शहरी इलाकों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। उन्होंने ये तक बताया कि ब्यूरोक्रेसी में कितने उर्दू बोलने वाले हैं और कितने नहीं हैं। जाहिर है आपकी जो सियासत है वो कराची के हवाले से है, आप ये बात नहीं कर रहे कि महाजिर उर्दू बोलने वाले, ये वाला मौक़िफ़ आपका नहीं, मगर उन्होंने बड़ा तफसील से बताया है। आप उनसे अग्री करते हैं? अगर आप उनकी सियासत से अग्री नहीं भी करते, कल जो वाइट पेपर उनका आया वो तो मुझे वाइट ही नज़र आ रहा है सारा, उसमें कुछ नज़र नहीं आया मुझे। वो ये सारी बातें मैंने आज से 30 साल पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब का पीटीवी पे एक इंटरव्यू आया था, एग्जैक्टली यही बातें कर रहे थे कि कितने महाजिर कहाँ पर हैं, कितने सिंधी कहाँ पर हैं, कितने दूसरे लोग कहाँ पर हैं। और 30 सालों में तुमने किया क्या है भाई? तुम क्या आसमान पे रह रहे थे? तुम्हारा गवर्नर नहीं था, तुम्हारा एमपीए नहीं था, तुम्हारा वजीर नहीं था, तुम्हारे सेनेटर नहीं थे, और आज तुम एमएनए एमपीए वजीर नहीं हो। छोड़ो ना फिर, आई है छोड़ो ना, रोड पर बैठो ना लोगों को। तुम्हारा काम क्या है कि लोगों को व्हाइट पेपर जारी करते रहना, लोगों को सिर्फ ये बताना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हें लोगों ने किस बात के लिए वोट दिया है भाई। अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करने के लिए, अपनी जायदादें बनाने के लिए। और ये व्हाइट पेपर लोगों को 30 सालों के बाद भी आज व्हाइट पेपर दिखा रहे हो, तुमने किया क्या फिर? साहब आपके साथ एहतजाज करें तो आप वेलकम करेंगे कि ठीक है मिलके करते हैं? भाई मैं तो कराची के हर आदमी को, हमने जो बात की, किसी पार्टी की बात की है, किसी मसलक की बात की है, किसी जुबान की बात की है? ये वाहिद एहतजाज हो रहा है यहाँ पर। ये अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड दिलवाने के लिए नहीं हो रहा एहतजाज, ये अल्ताफ़ हुसैन को इमरान खान ने कुछ कह दिया उसके लिए एहतजाज नहीं हो रहा, ये यहाँ पर किसी टॉक शो में उनकी बात नहीं सुनी कि उसके लिए। यहाँ पर तो 30 सालों में ये पार्टी लोगों के मसाइल के लिए कभी आई नहीं है। पहली दफ़ा कराची के लोगों के घरों के रियल जेन्युइन जो इशूज़ हैं, या सिंध के जो लोगों के जेन्युइन इशूज़ हैं, उसके ऊपर पाक सरजमीन पार्टी, ये नहीं कि बाहर से बैठकर तहरीक चला रही है। मैं तो अकेला आया था, अनीस कायम खान ये अकेले आए थे। यहाँ पर लोग तो हमारी आवाज़ सुनकर यहाँ पर जमा हो रहे हैं और ये ना रुकने वाला सिलसिला है, जमा होंगे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि आखिर हम अब ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उसका मोड बेशक बदलता रहे मगर अब ये एहतजाज जारी रहेगा, हुकूमत को चलने नहीं देंगे। ज़ाहिर हमने बार बार पूछा कैसे नहीं चलने देंगे? जो माजी के कराची में तौर तरीके अपनाए गए हैं वो कहते हैं कि वो मैं अपनाऊंगा नहीं। जब वो अपनाएंगे नहीं तो उसके बाद उसके बगैर किस तरीके से हुकूमत को नहीं चलने देंगे या फिर दबाव में डालेंगे, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मस्बत बातें होती रही हैं, मस्बत रिव्यूज़ आते रहे हैं और हम आपको अपने प्रोग्राम्स में दिखाते भी रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बहुत मस्बत बातें की जा रही हैं, मगर कुछ खदशात भी हैं। क्या हुकूमत उन खदशात से आगाह है? क्या हुकूमत इस बात की तैयारी कर रही है कि अचानक कोई इकोनॉमिक शॉक का सामना ना करना पड़े, मईशत को अचानक कोई धचका ना लग जाए? क्योंकि जहां रेमिटेंसेस में तेज़ी से कमी आई है वहाँ पाकिस्तान की बरामदात बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी मगर दरामदात में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा डबल हो गया है और उसमें हुकूमत क्या कुछ करती नज़र नहीं आ रही। ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि सीपेक के ज़रिए अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ भी रही है तो कोई एक्सपोर्ट सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही हो कि अचानक पाकिस्तान बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स करने लग जाए, कोई एक ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में डेवलप हो रही हो। तो हुकूमत सोच क्या रही है? क्योंकि अगर रेमिटेंसेस कम हैं, IMF के पैसे भी लौटाने हैं, एक्सपोर्ट्स भी कम हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और फिर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है कुछ सालों बाद इसका भी जो मुनाफा है जब चाइनीज़ वापस लेके जाएंगे, जो माशी तज्ज़ियाकारों के बकौल 3 से साढ़े 3 अरब डॉलर सालाना होगा, 3 से साढ़े 3 अरब डॉलर, तो फिर जो बैलेंस पर इतना ज़्यादा असर पड़ेगा, हुकूमत कैसे उस करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल करेगी, कैसे अपने रिजर्व्स को मेंटेन करेगी। और टैक्स रिफॉर्म्स भी हुकूमत उस तरह कर नहीं सकी, अब 5वें साल में चली गई है, तो अब हुकूमत क्या करेगी? जो खतरात है मईशत को किस हद तक आगाह है उससे हुकूमत, बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो पाकिस्तान पर बर्डन पड़ना है वो अपनी जगह पर नज़र आ रहा है, साथ में जो ट्रेड गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। दुनिया भर में कीमतें कम होने की वजह से ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स दुनिया की कम हुई हैं, मगर इस खित्ते में कोई मुल्क ऐसा है नहीं, ना बांग्लादेश ना भारत, जिसका जो खसारा है वो डबल हो गया हो। पाकिस्तान का डबल हुआ है। किस तरीके से मैनेज करेंगे मुस्तकबिल में इकॉनमी? हमारा ट्रेड गैप तो 20 बिलियन पे गया है, लेकिन हमारे रिजर्व
फॉरेन एक्सचेंज के जो सेंट्रल बैंक के पास हैं उसको हम अभी भी 22 बिलियन से ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व और सेंट्रल बैंक के रिजर्व 17 बिलियन के करीब मेंटेन कर रहे हैं 20 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के बावजूद। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है मेरे नज़दीक वो है आपकी कैपिटल मशीनरी की इक्विपमेंट जो है पहले 8 महीने में करीबन $7 बिलियन की है। एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट उसका है। दूसरा कंपोनेंट है कि पिछले 12 महीने में क्रूड ऑयल प्राइसेस की करीबन ग्लोबली जो प्राइस बढ़ी है वो करीबन 70% बढ़ी है। तो आप का जो ट्रेड डेफिसिट है हम उसको बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं और हमारी अभी जो स्टेट बैंक के रिजर्व जो 17 बिलियन से नीचे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि 30 जून यानी 2 महीने डाउन द लाइन हम इनको दोबारा $18 अरब से तजावज़ करें। तो ये आपका जो ट्रांजिशन है इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है, जो एक्सपोर्ट्स की डिक्लाइन एक तरफ, रेमिटेंसेस की स्टैग्नेशन और दूसरी तरफ इंपोर्ट्स की बेपनाह इंक्रीज। लेकिन पॉजिटिव है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के बाद हम अब जीडीपी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं कि पिछले साल 8 साल का हाईएस्ट था 4.7%। मगर डॉक्टर साहब मसला यह है कि 3 से 4 साल के बाद का सिनेरियो अगर हम देखें तो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, नहीं नजर आता कि उनकी मईशत को अचानक बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। नहीं नजर आता कि पाकिस्तान की बरामदात बहुत ज्यादा अचानक अच्छी हो जाएंगी और पाकिस्तान का तिजारती खसारा अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एफडीआई के नंबर्स भी उस तरीके से नहीं है। तो एक ऐसा सिनेरियो नजर आता है कि पाकिस्तान की मईशत को अचानक एक धचका ना लगे कि तमाम चीजें मस्बत हैं, मगर एक ऐसा धचका लगे बहुत सारे आउटफ्लोज की वजह से, सीपेक के भी चाइनीज भी जब मुनाफा बाहर ले जा रहे हो, कि पाकिस्तान उसके लिए तैयार ना हो। शाहजेब साहब, हमारे नंबर क्यों होंगे इसी तरह? अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आपकी इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है और आप 2030 में G20 में शामिल होने जा रहे हैं और आपकी अगले 3 साल में जो है, बल्कि अगले साल तक लोड शेडिंग खत्म होगी, आपकी ग्रोथ जो है इंशाल्लाह 6 की तरफ चल रही होगी, आपकी जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस होंगे, तो आप ये अजम्पशन बड़ी मेरे नज़दीक नेगेटिव है या पेसिमिस्टिक है कि हम ये लोग डूम्सडे सिनेरियो पे बिलीव करने वाले ऐसे बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, डूम्सडे सिनेरियो अगर ना हो तो उसके लिए मुझे बताइए ना कौन सा एक ऐसा एरिया है कि जी आ गई बहुत सारी बिजली और उसने जो आप कह रहे हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा, कि इस एरिया में टेक्सटाइल है, कौन सा दूसरा है जहां पर एक बहुत एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा और पाकिस्तान बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट कर रहा होगा बरामदात? अच्छा है आप लोड शेडिंग खत्म करेंगे, मगर उसमें करस्पॉन्डिंग क्या ऐसी इंडस्ट्री लग रही है कि बहुत जबरदस्त बरामदात हो रही होगी? हम डाइवर्सिफाइड एरियाज में काम कर रहे हैं। हमने रिसेंटली अपना आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है उसमें, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट डोर नेबर है उसकी करीबन $50 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स पहुंच रही हैं आईटी की। हमारी अभी ऑफिशियली 500-600 मिलियन है, अनऑफिशियली $2 से $2.5 बिलियन हैं। इसी तरह हम वैल्यू एडिशन की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन में करें। हम एफटीए कई कंट्री से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो बात यह है कि 2 या 3 बिलियन की जो आप जिस बात की कह रहे हैं जी कि सीपैक का जो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन सीपैक अपने डिविडेंड्स भी साथ लाएगा। अभी तक तो जो इकोनॉमी स्टैंड अलोन अपने पाँव पे खड़े होकर पाकिस्तान ने जो पोजीशन हासिल की है उसमें सीपैक का भी हिस्सा डलने वाला है और सिर्फ 500 मेगावाट सीपैक की फाइनेंसिंग से बिजली है। लेकिन आप आज शाहजेब साहब 25,000 मेगावाट पे पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है जो कि मुख्तलिफ लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है और उसमें चाइना की फाइनेंसिंग सिर्फ 8,000 मेगावाट की है, 17,000 हमारा पीएसडीपी और दूसरे डोनर्स के साथ। लोड शेडिंग खत्म होगी, सीपेक अपने डिविडेंड लेकर आएगा, मगर इस वक्त मसला यह है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका उस पर कोई मस्बत असर पड़ नहीं रहा सीपेक का, क्योंकि वो बाहर पेमेंट हो रही है और पाकिस्तान में मशीनरी आ रही है, ना कि उनके डॉलर्स आ रहे हैं। और आप आईटी की बात कर रहे हैं, ये 15 साल से अब पाकिस्तान का आईटी सेक्टर कहता आया है कि हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, हम अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट कर देंगे। 15 साल में ये $500-600 मिलियन जो आप नंबर कह रहे हैं उससे आगे नहीं गए। भारत $50 अरब पर पहुंच गया, हर साल उनकी ग्रोथ हो रही है, तो ये गए नहीं आगे। 15 साल से यही बता रहे हैं हमें। 15 साल से तो आप सही सुन रहे थे और 2013 तक आप यही सुनते रहे कि जी हम 3G 4G टेक्नोलॉजी रोल आउट करेंगे। आपको याद होगा, और वो 3G 4G टेक्नोलॉजी पहले 50 अरब रखी गई, 7 लाइसेंसों की ऑक्शन, फिर 70 रखी गई, फिर 75 रखी गई, लेकिन कर नहीं सके।
हमने पहले साल आते ही सबसे पहला काम किया कि जब तक लेटेस्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं होगी, रोल आउट नहीं होगी टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जाएगा। हमने पहले साल में, आपको याद होगा, 5 जो ऑक्शन किए 120 अरब रुपए में हमने ऑक्शन किए। जो छठा किया वो करीबन 40 अरब रुपए में ऑक्शन किया, 160 हो गए। अभी 7वां होने जा रहा है जो, तो अल्लाह के फल से आपका करीबन 190-200 अरब, कहाँ 70 अरब की चीज, लेकिन फिर भी कर नहीं पाया मुल्क। आज वो हो चुका है, 6 हो चुके हैं, 1 होने वाला है। आईटी के फ्यूचर के लिए हमने कोरिया एग्जिम बैंक के साथ रिसेंटली एक्टिंग अप्रूव किया है एक आईटी टेक्नोलॉजी पार्क, ताकि हम 5000 टेक्नीशियंस को यहाँ तैयार करें। इसी तरह हम इसको रिप्लिकेट करें लाहौर में, कराची में, कोयटा में। तो शाहजेब साहब, ये चीजें सारी जो हैं, ये जाहिर है कि एक दिन में तो नहीं होती। मतलब इसका फायदा मगर पाकिस्तान को कैसे होगा? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आईटी की जो वैसे अनऑफिशियल एक्सपोर्ट है वो $2 अरब से ऊपर है, जो ऑफिशियल वो स्टेट बैंक के डेटा में नजर आता है वो $500-600 मिलियन है। यानी ये अगर अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते भी हैं तो पाकिस्तान में पैसा लेकर नहीं आते। जो आपने इकदाम किए हैं, अगर उसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ भी जाए तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान में लेके आएंगे? पहले जितना है वही पूरा नहीं लेके आते। कि क्या करेंगे आपके पाकिस्तान में पैसा आए और पाकिस्तान के रिजर्व बढ़े या पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो कम हो? मैं समझ गया हूं, आप फरमा रहे हैं कि ऑफिशियली 500-600 मिलियन की एक्सपोर्ट्स है, लेकिन जो फिगर्स हैं वो 2 से $2.5 बिलियन के हैं। तो उसका क्या करेंगे? उसके लिए हम स्टेट बैंक, FPR, SECP उसके ऊपर करंटली सर जोड़ के बैठी हुई है कि हम इसको किस तरह टैप करें। एक तो हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, और दूसरा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है फिजिकली एक्सपोर्ट नहीं होती, ये ऑब्वियसली इंटरनेट के जरिए जो चीज़ चली जाती है उसकी इनवॉइस चली जाती है। जितना जो एक्सपोर्टर है यहाँ बैठा हुआ, उसको जितनी ज़रूरत है अपनी कॉस्ट ऑफ कह लें कि प्रोड्यूस करने की, वो सारा काम